चंदा रे मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना याद करे चंदा रे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी छात्र छात्राओं को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 1.5 के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं प्रश्न में क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ दी हुई राशियों में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। यहाँ परिमेय और अपरिमेय राशियों को छांटना है। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ 2 ऋण करड़ी में 5। और तो यहाँ पर ये परिमेय है कि अपरिमेय है देखने के लिए सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि 2 क्या है, एक पूर्णांक है और सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। तो ये 2 परिमेय संख्या है और करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो किसी परिमेय में से जब किसी अपरिमेय को घटाएंगे तो हमको अपरिमेय ही मिलता है, अर्थात 2 ऋण करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा प्रश्न है यहाँ कि 3 धन करड़ी में 23 ऋण करड़ी में 23, इसको अगर हम हल करेंगे तो होगा 3 धन करड़ी में 23 ऋण करड़ी में 23। पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3। हमको पूर्णांक मिल गया और पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय है। तीसरा प्रश्न है 2 करड़ी में 7 बटे 7 करड़ी में 7। ये तो बहुत आसान है, करड़ी में 7 से करड़ी में 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे 7 बच जाएगा। 2 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है और 7 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो इसलिए 2 बटे 7 P बटे Q वाले नियम का पालन करता है। यह क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय हो गया। चौथा 1 बटे करड़ी में 2 है, तो एक परिमेय है और करड़ी में 2 अपरिमेय है। तो किसी परिमेय में अपरिमेय से भाग देते हैं तो हमको अपरिमेय ही मिलता है, तो ये भी अपरिमेय राशि हो जाएगी। और पांचवा 2 लिखा है, 2 को हम 2 बटे 1 लिख सकते हैं, P बटे Q के तरह का हो गया, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं 0 है, इसलिए 2 क्या है, यह भी परिमेय संख्या है। इस तरीके से ये हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न सरल करने पर आधारित है। तो एक व्यंजक दिया हुआ है, पहला 3 धन करड़ी में 3 एक कोष्ठक में है और दूसरे कोष्ठक में 2 धन करड़ी में 2 है। इसको क्या करेंगे, दोनों कोष्ठकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लिखा है तो गुणे का चिन्ह मानेंगे, और जब हम इसको गुणा करेंगे तो वही जिस तरह से हम बीजगणितीय व्यंजकों का गुणा करते हैं, ठीक इसी तरीके से ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भी हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 3 जो हम उठाएंगे, 3 से गुणा करेंगे 2 में, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 6। उसके बाद से 3 के पहले धन का चिन्ह है, धन का गुणा धन, धन का गुणा धन हो जाएगा, और 3 का गुणा जब करड़ी में 2 करेंगे तो हो जाएगा 3 करड़ी में 2। पुनः अब धन करड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो धन और धन का गुणा हो जाएगा धन, और करड़ी में 3 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 3। अब करड़ी में धन का गुणा करेंगे तो फिर धन हो जाएगा, करड़ी में 3 में करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे 2। यहाँ करड़ियों के गुणा में एक नियम काम करता है, वो नियम क्या है देख लिया जाए।
अगर करड़ी में ए लिखा हो और करड़ी में बी हो, लेकिन ये शर्त है कि करड़ी घात इनके बराबर होने चाहिए। करड़ियों के जोड़, घटाना, गुणा और भाग पर एक अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, पूरी जानकारी हो जाएगी। करड़ीगत राशि क्या होती है, करड़ी घात राशि क्या हो सकती है, कौन करड़ियाँ बड़ी हैं, कौन करड़ियाँ छोटी हैं, करड़ी राशियों को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे हम सजाते हैं, ये सभी जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अभी आप इतना समझिए कि करड़ी में ए गुणे करड़ी में बी है, तो करड़ी में ए गुणे बी या ए बी हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर करड़ी में ए भागा करड़ी में बी है, तो यह भी करड़ी में ए बटे बी हो जाता है। ये तभी संभव है जब यहाँ पर जो करड़ी घात, यहाँ पर 2 माना जाता है, यहाँ भी 2 माना जाता है, करड़ी घात बराबर है। तो करड़ी घात बराबर होने पर करड़ीगत राशियों का जो राशियां दी गई रहती हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 धन 3 करड़ी में 2 धन 2 करड़ी में 3 धन हो जाएगा करड़ी में 6। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कोई सजाती राशि है क्या, कोई जुट जाने वाली या घट जाने वाली राशि है क्या। तो यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं 6 है, तो कहीं पर भी कोई 6 परिमेय राशि, कोई भी परिमेय राशि यहाँ पर है नहीं। तो 6 कहीं 3 करड़ी में 2 और 2 करड़ी में 3, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 करड़ी में 2 है, 2 करड़ी में 3 है, ये करड़ी में 2 है, ये करड़ी में 3 है, तो दोनों अपरिमेय संख्या, लेकिन वे विजातीय हैं, सजाती नहीं हैं। और विजाती राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जाता है, मात्र सजाती राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये अपने आप ऐसे ही रह जाएगा। और ये करड़ी में 6 है, ये खुद में एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी हम कहीं जोड़ नहीं सकते, इसका कोई सजाती नहीं है। यहीं पर आंसर डाल दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 3 धन करड़ी में 3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 3 ऋण करड़ी में 3 है। तो यहाँ पर देखा जाएगा बीजगणित में जो नियम होता है +b का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वो सभी नियम जो है यहाँ पर भी काम करते हैं। अब बीजगणित में एक नियम है कि एक कोष्ठक में a + b हो, दूसरे कोष्ठक में a - b हो, तो उसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b के रूप का अगर मान है, तो यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा, करड़ी में 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 हो जाएगा, करड़ी में 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 हो जाएगा। अब 9 में से 3 घटेगा तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर डाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, करड़ी में 3 का वर्ग हमने किया तो यहाँ 3 हो गया। ये कैसे हो गया इसको समझना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर बता दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ करड़ी में x लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर 1/2। अगर करड़ी चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x पर पावर ½ लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि करड़ी में x का हमको वर्ग करना है, तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पर पावर ½ हो जाएगा और ये वर्ग तो रहेगा ही यहाँ। अब यहाँ पर देखें एक रूल काम करता है, a⁻m⁻n तो बराबर a⁻m n होता है। ऐसा घातांक का नियम है हमारे पास, कक्षा 7 में ही पढ़ा गया है, 8 में भी प्रयोग हुआ है यहाँ। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो x पर पावर, इसको हम a⁻m⁻n तो 1/½ इंटू स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 2 हो जाएगा। यम है या यन है, तो यम गुणे यन हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 गुणे 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा तो x पर पावर 1 बचेगा, जिसको हम x कहते हैं। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया, 2-3 लाइन की प्रक्रिया न करके हम करड़ी में x का अगर वर्ग है तो डायरेक्ट हम x लिख सकते हैं। उसी नियम के आधार पर मैं यहाँ करड़ी में 3 का वर्ग को 3 लिख पाया। मैं समझता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। 9 में से 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
आइए प्रश्न नंबर 2 का जो तीसरा प्रश्न है वो है क्या, करड़ी में 5 धन करड़ी में 2 का यहाँ वर्ग है। तो सबसे पहले तो सर समीकरणों के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत सारे सर समीकरणों के विषय में हम अध्ययन किए हैं कक्षा 8 में, तो उसका प्रयोग हम यहाँ भी कर सकते। देखते हैं यहाँ अगर यह a माना है, इसको प्लस है तो है ये b है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का रूप का हो गया। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, जो सरसमीका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और इससे पहले हम लोग जानते हैं कि बीजगणित की जो सरसमीकाएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर भी लागू हो सकती हैं। तो इसको a मानते इसको b मानते तो पहला हो जाएगा यहाँ a स्क्वायर, सूत्र बोलेंगे सवाल लिखेंगे, सूत्र बोलेंगे सवाल लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, तो बराबर अभी भी हमने देखा कड़ी में x का होल स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा। उसी तरीके से कड़ी में 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाना चाहिए। कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होना चाहिए, और ये 2 तो रहेगा ही। अभी भी देखा गया कि करड़ी में a इंटू करड़ी में b बराबर क्या, करड़ी में a b, तो वैसे ही यहाँ करड़ी में ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। उसके बाद अब इसको जोड़ना है हमको, तो ये 5 परिमेय राशि है, 2 परिमेय राशि है, तो इसको जोड़ देंगे तो 5 2 हो जाएगा 7, और ये 2 करड़ी में 10 एक अपरिमेय राशि है। परिमेय में अपरिमेय को नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए 2 करड़ी में 10 यहीं रह जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न की बात करते हैं, तो करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 2, करड़ी में 5 धन करड़ी में 2 हो जा है या, तो ये भी प्रश्न कोई दिक्कत नहीं है। एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में माइनस बी, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। प्लस वाला बाद में हो चाहे पहले हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो तीसरा प्रश्न हम लोग, दूसरा प्रश्न जो हम लोग हल किए हैं वो उसी पर आधारित है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 का वर्ग ऋण करड़ी में 2 का वर्ग। एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 5 ऋण 2 और ये हो जाएगा 3। इस तरीके से प्रश्नावली 1.5 का दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। ये तीसरा प्रश्न पाई की संकल्पना पर आधारित है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ यही दिया गया है कि किसी वृत्त के परिधि में उसके व्यास से जब हम भाग देते हैं तो पाई हमको प्राप्त होता है। इस प्रश्न में पाई बराबर लिख दिया गया है c/d। c/d का मतलब परिधि का मतलब सरकमफरेंस और d का मतलब डायमीटर, तो c/d का मतलब सरकमफरेंस बाई डायमीटर मतलब बराबर पाई। तो पाई का आविर्भाव ही हुआ था इस तरीके से। तो इसमें बताया गया है कि जब पाई को हम c/d के रूप में लिख सकते हैं, मतलब परिधि बटे पाई, परिधि बटे व्यास, तो परिधि भी क्या होगा, कोई न कोई नंबर होगा। अगर किसी वृत्त के परिधि को नापेंगे तो कोई न कोई हमको पूर्णांक तो मिलेगा ही, पूर्णांक मिले चाहे मतलब कोई न कोई संख्या जरूर मिलेगी। और व्यास नापें तब भी कोई न कोई संख्या ही मिलेगी हमको, चाहे वो पूर्णांक में हो चाहे वो दशमलव में हो सकता है यहाँ। तो अगर यहाँ c/d की अगर हम बात करते हैं तो हमको पाई मिल जाता है। तो ये देखने से तो परिमेय लग रहा है c/d, तो फिर पाई को अपरिमेय क्यों कहा गया है, इसी बात पर चर्चा की गई है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पाई का मान निकाला गया तो किसी वृत्त के परिधि में व्यास से भाग दिया गया, और जब व्यास, और यह प्रयोग कई बार किया गया, छोटे वृत्त लेकर बड़े वृत्त लेकर के, बहुत बड़े वृत्त को लेकर के बहुत बार प्रयोग किया गया। तो जो मान आया c/d का, जो मान आया c/d, उसका मान आया 3.14159265 5
3 5 8 9, 3 5 8 9 7, इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं आई प्रयोग करने के दौरान। तो अब जितने भी तरह के वृत्त लिए गए, भिन्न भिन्न परिधि के, भिन्न भिन्न व्यास के, अगर वृत्त की त्रिज्या बदलेगी तो उसका व्यास बदल जाएगा, व्यास बदल जाएगा तो परिधि भी बदल जाएगी। लेकिन एक बात देखा गया कि परिधि और व्यास का जो अनुपातिक मान है वो हमेशा 3.14, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7 ऐसे करके डैश 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 आया। और इसी को C/D जो मान आया है, इसी को पाई संज्ञा दे दिया गया। अब देखा जाए यहाँ दशमलव निरूपण के आधार पर ये क्या है। पहली बात तो यह अशांत है, ये संख्या क्या है, अशांत, कहीं कट नहीं रहा है। एक अनवरत चलने वाली और कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया जो है भाग की चलती रहती है। तो इसमें आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है, क्योंकि आगे आने वाले कोई संख्या या संख्या समूह के विषय में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बार बार भिन्न 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 संख्याएं आती हैं। तो अशांत है और क्या है, अनावर्ती है, अनावर्ती है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये नंबर है, इस वजह से। और ये निशानी किसकी है, अपरिमेय संख्या की। ऐसी दशमलव संख्याएं जो अशांत हों और अनावर्ती हों वो क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। इस आधार पर पाई को क्या कह दिया गया है, अपरिमेय संख्या कहा गया। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहा गया है। अब तो इस सवाल का जवाब यही हो जाएगा कि किसी वृत्त की परिधि में व्यास से जब भाग देते हैं तो पाई हमको मिलता है। उसका जो दशमलव निरूपण में जो बात आती है वो क्या होता है, अशांत और अनावर्ती होती है। इस वजह से पाई देखने में क्या लग रहा है, परिमेय लग रहा है, C/D लिखा हुआ है। और वैसे भी हम पाई का मान 22/7 मानते हैं। अब 22/7 क्यों मानते हैं, 22/7 मानेंगे तो इसमें जो 22/7 का जो मान आता है संयोग से 3 4 1 5 8 ऐसे करके आता है। तो वहां पर क्या है, एक संख्या समूह बार बार रिपीट होती है। तो ये क्या होता है, अशांत तो है। यह 22/7 जो दशमलव निरूपण है अशांत तो है, लेकिन वह क्या है, आवर्ती है। इसलिए ये 22/7 क्या हो जाता है, एक 22/7 क्या हो जाता है, ये परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन व्यवहार में पाई का भी मान 3.2 स्थान तक देखा जाए तो पाई का भी मान कितना है, 3.14 है। और 22/7 का भी मान 2 स्थान तक देखा जाए तो 3.14 ही आता है। इसलिए अगर राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, पाई का मान 22/7। और पाई का मान 22/7 इसलिए लिया गया कि किसी भी गणना में दशमलव के 2 स्थान तक, 1 स्थान तक या 2 स्थान तक ही मान लेते हैं तो हमारा काम चल जाता है। तो पाई का मान 22/7 एक समझौता है। दशमलव के 2 स्थान तक मान बराबर हैं पाई के मान में भी और 22/7 के भी दशमलव निरूपण में, इसलिए पाई का मान 3.14 रख दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, अभी जो अगला प्रश्न है वह संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए है। वो प्रश्न है कि संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। तो मैं चाहता हूं कि करड़ी में 9.3 हो, करड़ी में 5.8 हो, जो भी है उसको प्रदर्शित करने का एक विशेष तरीका है। सबसे पहले मैं जनरल में उसको सिद्ध करके मैं बताना चाहता हूं कि जो हम रेखा खींचेंगे क्या वाकई करड़ी में दी हुई संख्या के बराबर है कि नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में ये इस पर करड़ी में जो संख्या दी गई है करड़ी में 9.3 उसको भी और जिस नियम पर आधारित है उस नियम को भी बताने की कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और अगर समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी
इस तरीके के प्रश्नों को और इस तरह के तर्क पूर्ण जो विचार हैं उनसे अवगत हो सकें। धन्यवाद।